नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक बहुत ही खास शख्स से मिलवाना है। ये हमारे इमरान सर हैं। आज से आप लोगों को मंजीत सिंह चैनल पर आपको पॉलिटी की क्लास देंगे और जो है पॉलिटी के बहुत धनी हैं, हमारे परम मित्र हैं, हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा, इस समय सिविल का एग्जाम दे रहे हैं, इस समय प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से अच्छी चीजें देने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को समझिए कि सर आपको डिफरेंट क्या देते हैं और अलग क्या देते हैं। तो सर आपने जो समय निकाला, रिक्वेस्ट पे लॉकडाउन का समय चल रहा है, फिर भी आपने जो है समय हम लोगों को दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और हमारे बच्चे ही बहुत आभारी हैं। आपका भी शुक्रिया। तो सर जो है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार मौका दिया और आज मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों के सामने। ठीक है सर, तो बच्चों को जो है पढ़ाइए और बहुत अच्छे से बताइएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक सर, ओके। देखिए बच्चों आप लोग और सर को जो है कमेंट से। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पहली बार आपके सामने आया हूं। पॉलिटी की क्लास है। जीएस हमारे किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक होता है और उस जीएस का कोई एक टॉपिक नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं और उसी टॉपिक में एक महत्वपूर्ण विषय है संविधान, जिसे हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं। आज हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले पॉलिटी में हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें जहां से हमारे एग्जामिनेशन में सवाल सबसे अधिक आते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का हम शुरुआत करेंगे आज। और आज आपको हम इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे। संविधान का राष्ट्रपति हमारा एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक होने की वजह से यह मुमकिन नहीं कि सारी चीजों को एक ही वीडियो में बताया जा सके। मैं इसलिए क्या करूंगा, राष्ट्रपति को सर्वप्रथम दो वीडियो में बांटूंगा। पहले वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति से संबंधित जो मूलभूत बातें हैं, उसको मैं पहले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और सेकंड वीडियो में मैं क्या करूंगा, सेकंड वीडियो में आकर के राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां हैं उसका जिक्र मैं करूंगा। और उस महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां में जैसे कि राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां, राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां, इन सारी शक्तियों का प्रयोग हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज पहली बार आपके सामने हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ने के पश्चात हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उससे संबंधित आते हुए जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए हैं उनको हम सॉल्व जरूर करेंगे। क्योंकि पढ़ने का, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पीछे हमारा एक ही मोटो है, एक ही मकसद है कि हम आने वाले एग्जामिनेशन में उसके सारे क्वेश्चन को बगैर किसी डाउट और कंफ्यूजन के एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से कर सकें। और उसके करने के लिए जितना मायने उसको समझना और पढ़ना होता है, उससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि हम क्वेश्चन की प्रकृति को समझ पाते हैं। परीक्षा हाल में जो चीजों को जान रहे हैं, जब उसको वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसका एग्जैक्ट आंसर हम दे पाते हैं नहीं। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करें। इसलिए मेरी मुहिम कैसे होगी कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तो फर्स्ट क्लास में उसके संबंध में सारे कॉन्सेप्ट, सारी डिटेल्ड, सारी टर्मिनोलॉजी सबका डिस्कस करेंगे। और सेकंड वीडियो में उससे रिलेटेड इवन वनडे एग्जामिनेशन से लेके पीसीएस एग्जामिनेशन तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान ये देना है कि सर हम लोग तो अभी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे इतने बड़े एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीसीएस के। तो यही हमको समझना है, पीसीएस हो, आईएएस हो या वनडे एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन उसी के ही पूछे जाते हैं, बस अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं तो हम चाहे सिविल लेवल पे सॉल्व करना हो क्वेश्चन, चाहे वनडे लेवल पे सॉल्व करना होगा, हमें प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। पहले दिन का टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में पहले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको हम समझेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उस सारे अनुच्छेद को क्रम से ऑर्डर में हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअल चीजों के रूप में आपको हम समझाएंगे। जैसे सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। जैसा कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार है, एक संघ की सरकार, एक राज्य की सरकार। अर्थात जो संघ का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है और जो राज्य का प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है।
तो संघ में जो कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, वह भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। और यहीं से क्वेश्चन बनने की प्रकृति स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहला ही प्रश्न आपके वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमारे देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष भी हमारे भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग में यही प्रायः पूछे जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक टेक्निकल पॉइंट है, उस टेक्निकल पॉइंट पे हमें प्रायः फंसाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे जिक्र किया कि भारत में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, तो आपके दिमाग में यह फीड हो गई होगी कि आज से हम ये लर्न कर लेंगे, जैसे ही कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाएगा हम राष्ट्रपति के अलावा किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, यहां पे हमको ध्यान देना है। क्यों? कि जैसे ही प्रश्न के शब्दों में यह आ जाएगा हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, नाम मात्र का प्रमुख नहीं, वास्तविक प्रमुख कौन है, जैसे ही वास्तविक शब्द उसमें आएगा तो तुरंत हम उसका प्रयोग राष्ट्रपति आंसर नहीं लगाएंगे बल्कि प्रधानमंत्री लगाएंगे। क्योंकि हमारी कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी के आगे हम चलते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें समझने हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक ही कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, इससे रिलेटेड हमारे पूरे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, 52 से लेकर के 62 आर्टिकल को हमें क्रम से पढ़ना है। अगर हमने इसको समझ लिया तो राष्ट्रपति की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है स्टूडेंट्स? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान हमारे आर्टिकल 52 में किया गया है। हमें यहां पर सिर्फ इतना समझना है। लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो तुरंत आएगा आर्टिकल 53, और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान आर्टिकल 53 में कहा गया है। इसीलिए संवैधानिक भाषा में कहा जाता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम कहेंगे इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 53 में किया गया है। दो आर्टिकल को मैंने कंप्लीट कर लिया। पहला आर्टिकल 52 क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह बात आर्टिकल 53 में कहा गया। यहां पे हमें आर्टिकल के अलावा कोई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 53 के आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 54 आता है, तो यहां पे निर्वाचन आ जाता है। निर्वाचन से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल व्यक्ति होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, बोलचाल की भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और जो वोट देने वालों का जो समूह है उसी को कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। पॉलिटी पढ़ते समय एक चीज को आप ध्यान देना है कि कुछ हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक अपनी शब्दावलियां होती हैं। तो परीक्षाओं में हमें क्या करता है, हमें परीक्षा में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहां पे हमें क्या करेगा, वही शब्दावलियों का प्रयोग करेगा जो उस विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समझाते वक्त हम आपको एक बार बोलचाल की भाषा में समझाएंगे ताकि आपके माइंड में सारी चीजें आसानी से प्रिंट हो सके। लेकिन उसके बाद उसकी शब्दावलियां क्या होंगी उसको भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में उन्हीं शब्दावलियों के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, न कि मेरी लैंग्वेज में। लेकिन समझना किस में है? समझना मेरी लैंग्वेज में है, ताकि बोलचाल की भाषा में आपको यह फील ना हो कि हम किताबों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, किताब और टीचर्स में फर्क क्या है। सिर्फ इतना फर्क है कि उसी किताब का अध्ययन शायद दुनिया का हर टीचर करता है, उसी किताब का अध्ययन स्टूडेंट्स भी करता है। फिर डिफरेंस क्या रह जाता है? डिफरेंस ये होता है कि उसी कठिन शब्दावलियों का जो प्रयोग किताबों में किया गया है, टीचर का काम होता है आसान शब्दों में पिरोकर इतने आसान तरीके से बच्चों तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो बोलचाल की भाषा में उस विषय वस्तु को समझ सकें। और वही काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूं।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54। मैंने इसमें कहा कि इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जिक्र किया गया है। आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट देने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। यह है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। यहां ध्यान से समझना है क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजिंग भी हैं या कंफ्यूजन है जिसकी वजह से हमें परीक्षा में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यही एक ऐसा पॉइंट है राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक जहां पे हमें फंसाने का प्रयास किया जाता है, छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक। आइए सबसे पहले आर्टिकल का जिक्र करते हैं। आर्टिकल 54 में पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। किसके सदस्य? संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन आपको यही समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज पहली बार हो सकता है संविधान पढ़ रहे हो, उनके लिए मुझे और नीचे से जाके बताना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आसानी से पता होगा संसद क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, वो एक बार में चीजों को समझ गए हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, उन उठे हुए बच्चों को सिर्फ देखना नहीं है, जो जमीनी स्तर के बच्चे हैं जिनको भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, उनको भी हमें लेके चलना है। इसलिए शुरुआत हम बेसिक से करेंगे, लेकिन हाई लेवल तक जाएंगे तो वहां भी चीजें आपको समझ में आएगी कि कंफ्यूजन होता कहां पे है इससे। तो मैंने कहा कि इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, और संसद के सभी सदस्य शामिल होने से तात्पर्य यह है कि इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। जब जब मैं संविधान में जिक्र करूं संसद संसद शब्द बोलते ही आप क्या समझेंगे, इसका मतलब इसमें लोकसभा का भी जिक्र किया गया है और राज्यसभा का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि संसद के सभी सदस्य से तात्पर्य क्या यह हो गया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे वे सबके सब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, अर्थात सबके सब राष्ट्रपति को वोट देंगे? नहीं, यही हमें समझना है। तो मैंने आगे क्या मेंशन किया है, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। कहने का तात्पर्य कि मनोनीत सदस्य कोई भी इसमें हिस्सा नहीं लेता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार राष्ट्रपति को पढ़ रहे होंगे, हो सकता है उनको यहां प्रॉब्लम होगी कि सर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है, आखिर ये निर्वाचित क्या होता है और ये मनोनीत क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि आप निर्वाचित और मनोनीत को समझ सकें। निर्वाचित का तात्पर्य यह होता है कि जो जनता के द्वारा निर्वाचित हुए हों, और मनोनीत के मतलब यह हुआ कि जो का निर्वाचन जनता के द्वारा ना हुआ हो। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 331 के अंतर्गत किया जाता है। यह बात किसमें रखी गई है? आर्टिकल 331 में लिखा गया है। इसका मतलब यह हो गया कि हमारे लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है और वही मनोनयन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो सवाल उठता है, क्या सर जिस तरीके से लोकसभा में 2 एंग्ल भारतीय होते हैं, क्या राज्यसभा में भी ऐसे कोई सदस्य हैं? ऑफ कोर्स है। राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा गया है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आर्टिकल को और भी कवर करते रहें। जैसे कि यहां पे जरूरत क्या पड़ी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो हम समझ रहे थे, तो हमें आपको बताया कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 331 के तहत। अब सवाल उठता है कि राज्यसभा में भी आपने बताया कि 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, तो 12 सदस्यों का जो ये मनोनयन किया जाता है, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये आर्टिकल 80 के तहत किया जा सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का मानना होगा सर अभी निर्वाचक मंडल हम समझ रहे थे, आगे की चीजें मुझे कंफ्यूजन हो रहा। नहीं, हमारे पढ़ने की तकनीक में यही होना है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते रहेंगे, समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर और बन सकते हैं उनको भी उसी से हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि बार बार उनका रिपीटेशन होता रहे। बाकी आगे जब हम संसद पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से जिक्र होगा, डिटेल से आपको बताया जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो पहले मैंने बताया कि संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सभी सदस्य शामिल होने से तात्पर्य यह है कि लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब यहां पे हमारे एग्जामिनेशन में 3 तरीके से स्टेटमेंट देके फंसाया जाता है। अब वो दौर गया, कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है, कंपटीटर बढ़ रहे हैं, इसलिए अब एग्जामिनेशन में आसान सवाल नहीं रखे जाएंगे। 1 लाइनर सवाल जो आप जानते हो हमेशा आसानी से हर व्यक्ति कर लेगा। अगर हमें सिलेक्शन लेना है, हमें उन क्वेश्चन को करना है
जिसमें सब जाके फंसेंगे, और उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ना होगा, और वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां 3 स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर दिया जाए कि संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं, स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग, रिप्लाई करिए आप। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए है कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्य से तात्पर्य यह हुआ कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्यों की बात की जा रही है, जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य उसका हिस्सा नहीं लेगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा का मतलब हुआ जितने भी हमारे स्टेट हैं, उस स्टेट्स में विधानसभाएं होती हैं, तो सभी विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। फिर वही सवाल उठता है, जिस तरीके से संसद में केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते थे, उसी तरीके से राज्य विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे, कोई भी मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेगा। अब आपकी दिलचस्पी बड़ी होगी, क्योंकि मैंने आपको मजबूर कर दिया आपकी दिलचस्पी बनाने में, क्योंकि पहले ही टॉपिक में जैसे मैंने लोकसभा की बात आई तो मैंने 2 आंगल भारती का जिक्र किया, तो आपके मन में फिर सवाल उठा होगा, सर जैसे आपने लोकसभा और राज्यसभा में बताया था, काश वैसे फिर यहां भी बता दीजिए कि क्या राज्य विधानसभा में भी कोई मनोनीत व्यक्ति होता है? ऑफ कोर्स होता है। कौन होता है? वहां पे एक आंगल भारती होता है, और उसका मनोनयन भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत का उस राज्य का राज्यपाल करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 333 के तहत करता है। अब यहीं पे सवाल आता है कि सर आपने एक आर्टिकल 331 बताया, एक आपने आर्टिकल 333 बताया, इन दोनों आर्टिकलों को भी हमको यही याद कर लेना है। क्यों? आने वाले एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अगर उसका जिक्र यहां पे हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम यहीं पर चीजों को आसानी से क्या कर लें, याद कर लें। तो आपको फिर से बता देता हूं, लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों का मनोनयन होता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 331 के तहत करता है। राज्य विधानसभाओं में भी 1 आंगल भारती का मनोनयन होता है। कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 333 के तहत करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब अभी चीजों को और पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने बताया तो था, आर्टिकल 331 भी बताया था, आर्टिकल 333 भी बताया था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जैसे ही गए कि आर्टिकल 333 में बताया गया राष्ट्रपति की राज्यपाल, कंफ्यूजन वहां होगा। ये तो पता है कि आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 आंगल भारती से ही संबंधित है, लेकिन क्या इसमें किस आर्टिकल में कहा गया, ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 333 ये बड़ा है, 331 छोटा है, यहां अपोजिट रिलेशन रखिएगा। अपोजिट रिलेशन का तात्पर्य क्या हुआ? उल्टा रिलेशन। और उल्टा रिलेशन में क्या ध्यान देना है? आपको यह ध्यान देना है जो छोटा है वो बड़ा, और जो बड़ा है वो छोटा। और इसमें बड़ा छोटा क्या है? 331, और 331 अगर छोटा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में बड़ा कौन है? उसमें बड़ा कौन सा है? राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति को हम रिलेट कर देंगे आर्टिकल 331 से, और राज्यपाल को रिलेट कर देंगे आर्टिकल 333 से, जबकि ये संख्या बड़ी है, लेकिन मैंने इसको रिलेट किससे किया? राज्यपाल से। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा तो चीजें आपको याद रहेंगी। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएस को पढ़ते वक्त किसी भी चीज को जो हमें लर्न करना होता है ना, तो कुछ ना कुछ माइंड में लिंक लगाना पड़ता है। जरूरी यह नहीं है कि जो लिंक मैं ही बता रहा हूं वही आप भी इंप्लीमेंट करें। हर आदमी की अपनी अपनी जिंदगी के अनुसार, अपनी अपनी सोच और थॉट के अनुसार अलग लिंक हो सकते हैं, बट ये लगाएंगे तो भी बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। आपको यह भी क्लियर हो गया कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि संघ शासित प्रदेश विधानसभा के सदस्य। अब संघ शासित का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी के भी क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहां पे सवाल उठता है कि सर कितने निर्वाचित सदस्य किस किस विधानसभा में? अब यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं करंट से भी रिलेट करूंगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियोस में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है एक 30 से 35 मिनट के वीडियो में बहुत लंबा टॉपिक ना हो पाए, लेकिन अगर आप ये पाएंगे कि जितने टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुए होंगे, अगर संशोधन हुए होंगे, अगर कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुआ होगा, उनका भी जिक्र करूंगा। और इतना ही नहीं, अगर वहां से रिलेटेड कोई हमारा करंट अफेयर इशू होगा, कोई अगर परिवर्तन हुआ होगा,
करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वहां बन सकेगा वो मैं जरूर जिक्र करूंगा। इस वजह से टाइम तो जरूर लगेगा। आप ये मत देखिएगा कि 35 से 40 मिनट में कितना पढ़ाया गया, आप ये देखिएगा कि हमें जितना पढ़ाया गया वहां से कितने क्वेश्चन हमारे रेंज में है। हमारा मकसद है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अपने रेंज में लेकर आना। अब यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि संघ शासित प्रदेश में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पहली बात तो यहां एक करंट अफेयर है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा होगा आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ। उसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जो आप पिछले 10 सालों में याद करते आ रहे हैं, बचपन से अपने चाइल्डहुड से याद करते आ रहे हैं कि 7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 यूनियन टेरिटरी, अब क्या हुआ, अचानक से बढ़ के कितना हो गया, 9 हुआ। तुरंत आपने राइट डाउन किया अपने नोट्स में, कॉपी में रटा खो कि 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अभी हाल ही में एक और परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या हुआ, दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को आपस में क्या कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। दोनों को एक केंद्र शासित बना दिया गया और हमारी संख्या घट के फिर क्या हो गई, 8 हो गई। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 थी, फिर कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 की हो गई क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन फिर अभी वर्तमान में आज की डेट में कितने हैं, केवल 8 हैं। क्यों 8 हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में हमारे पास संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई है, केवल 8। यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं तो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य। आपके मन में एक सवाल उठा होगा, क्या सर जिस तरीके से हर स्टेट में विधानसभाएं हैं, क्या सभी संघ शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं? नहीं, केवल दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधानसभाएं हैं। कहां पे? केवल दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधानसभाएं हैं, और जगह विधानसभाएं नहीं हैं। इसलिए संघ शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, अन्य संघ शासित प्रदेशों से नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहां विधानसभाएं है ही नहीं है, और जब विधानसभाएं है ही नहीं तो हिस्सा कैसे लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। अब आगे चलते हैं कि सर दिल्ली और पांडिचेरी से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, छोटे एग्जामिनेशन में भी और बड़े एग्जामिनेशन में भी, उसका भी मैं जिक्र यहीं पे कर देता हूं। जैसे हमारे मूल संविधान में जब हम संविधान में जिक्र करेंगे मूल संविधान, इसका तात्पर्य हुआ हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, और बनकर तैयार होने से तात्पर्य है कि 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को कब शामिल किया गया। तो उसके लिए एक अमेंडमेंट करना पड़ा दोस्तों। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन कौन सा था, वह संविधान संशोधन था 70वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह संविधान संशोधन होता है 1992 में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जवाब सबके पास है, दिल्ली और पांडिचेरी। लेकिन सवाल अब यही नहीं पूछेगा, बदलते हुए दौर में कंपटीशन की प्रकृति बदल रही है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बदल रहे हैं, तो क्वेश्चन की प्रकृति भी बदलेगी, और वहां पूछेगा कि दिल्ली और पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो दोस्तों 70वें संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया, उससे पहले ये शामिल नहीं थे। ये था हमारा आर्टिकल 54। ये आर्टिकल किसका था, जो कुछ हम डील कर रहे थे, जो कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, ये आर्टिकल 54 की बातें हैं, जिसमें लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात तात्पर्य इसका यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हमारे पढ़ाने की शैली है, ये हमारा तरीका है कि जितनी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा फिर से आपको को बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश रहती है, मेरी मुहिम रहती है कि किसी भी तरीके से अगर जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो पढ़ने के बाद जब वहां से वो उठे तो अपने आप को यह महसूस कर सके कि वीडियो देखने से पहले जो मेरी पोजीशन थी और वीडियो देखने के बाद जो मेरी पोजीशन है उसमें परिवर्तन उस पर्सन को दिखना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसा वीडियो देख लिया, कोई गेम है, कोई मूवी है, ऐसा वीडियो नहीं। आपको यह फील होना चाहिए कि वीडियो देखने से पहले मुझे कितना नॉलेज था और वीडियो देखने के बाद जो नॉलेज है क्या मेरे दिमाग में फीड है कि मैंने सुना है।
मेरी मुहिम यही रहती है कि चीजें हमारे माइंड में फीड हो जानी चाहिए और हम कोशिश यही करेंगे कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं उसका पूरा चित्र वो आपके दिमाग में छप जाए, उसको दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप मेरे साथ साथ जवाब दीजिएगा। मैंने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के सदस्य। और कौन होता है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य। और कौन होता है? संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सदस्य। संघ शासित प्रदेशों में कौन? केवल दिल्ली और पौंडीचेरी। लेकिन इसी को और क्लियर रूप से अगर बताना है तो हम क्या कहेंगे? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य तात्पर्य यह हुआ लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब हुआ कि मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसी तरीके से संघ शासित प्रदेश के जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, क्या रिपीट करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। हमें ध्यान क्या रखना है? हमारे ऑप्शन में जब तक निर्वाचित शब्द नहीं आएगा हमारा आंसर सही नहीं होगा। हमें यह ध्यान रखना है जैसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रश्न आता है तो वहां निर्वाचित शब्द हर हाल में होना चाहिए। तो पहला कौन हुआ? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं। अब लेवल 2 पे जाते हैं। अब यहां से आगे अगर और बढ़ेंगे, बड़े एग्जामिनेशन का आप ख्वाब देखते हैं, आप समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आप पीसीएस प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, वहां तक जब पहुंचेंगे तो क्वेश्चन को और घुमाया जाएगा। और यहां पर मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक सवाल उठाया जाता है, क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है या नहीं? इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी राज्य का या किसी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वह राष्ट्रपति को मतदान कर सकता है या नहीं। जब यह सवाल आता है इसके जवाब 2 होते हैं, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर अगर वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है तब तो कंफ्यूजन बना है। हम कब बताएंगे दे सकता है, कब बताएंगे नहीं दे सकता है, वही हमें समझना है। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य होगा, तात्पर्य है कि उच्च सदन क्या होता है सर? उच्च सदन का तात्पर्य यह हुआ है राज्य विधान परिषद। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा, राष्ट्रपति को मतदान नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन अर्थात विधानसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होगा, अर्थात वह राष्ट्रपति को क्या करेगा? मतदान करेगा। कंफ्यूजन क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य होगा अर्थात विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति को वोट नहीं करेगा। लेकिन अगर वह निम्न सदन अर्थात विधानसभा का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति को वोट करेगा। सवाल उठता है सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी आगे जब विधान परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा वहां समझाएंगे। लेकिन शॉर्ट में इतना जरूर बता देंगे कि कोई भी जो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है या तो वह निम्न सदन का सदस्य होता है या उच्च सदन का भी सदस्य हो सकता है। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों? यह क्यों कहा आपने कि यदि वह उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा? ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे संविधान ने कुछ प्रावधान और भी बनाए हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, स्पेशली मेंशन किया है। और स्पेशली मेंशन करने की वजह से ही हमारे परीक्षा में बार बार सवाल पूछे गए हैं कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। इस टॉपिक को देखिए आप, मैंने यहां पे लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। अब हमें यहां पे ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। फिर देखते हैं तो यहां पे क्या लिखा गया है, कोई भी मनोनीत सदस्य। आपको पहले ही पता हो गया कि सारे निर्वाचित सदस्य तो हिस्सा लेते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अर्थात राष्ट्रपति को वोट नहीं करेगा, चाहे वह लोकसभा का मनोनीत हो, चाहे वह राज्यसभा का मनोनीत हो, चाहे राज्य विधानसभा का मनोनीत हो, कहीं का भी मनोनीत सदस्य होगा वह राष्ट्रपति को वोट नहीं करेगा। दूसरा, राज्य विधान परिषद के सदस्य। पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, पूरे भारत में केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें मौजूद हैं।
तो जहां पर विधान परिषद में मौजूद हैं तो विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा, अर्थात वह राष्ट्रपति को मतदान नहीं करेगा। यही वजह है कि एक प्रावधान अपने आप बन गया कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति को मतदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि यह पहले ही कर दिया गया कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। क्या मैं आपको समझा पाया? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं सारी चीजों को कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कोशिश करिएगा मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं। पहला कि कौन शामिल होते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य से तात्पर्य है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होते हैं? जब कौन शामिल नहीं होते की बात आएगी तो उसमें हो जाएगा कि कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे वह संसद का हो चाहे राज्य विधानसभा का हो, वह शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ राज्य विधान परिषद का भी कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं और मैंने कुछ गलती की, शुरुआत में मैंने आपसे कहा नहीं, कोशिश करिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा ताकि स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवीजन करने के लिए कुछ तो आपके पास रहे, मोबाइल में रहे, देख सकें कि सर ने क्या बताया था। मान लीजिए खुद से मनन करना है, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज को पढ़ना मुश्किल नहीं है, याद करना मुश्किल नहीं है, याद बनाए रखना मुश्किल है। यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज है। अगर हमने चीजों को पढ़ा, हम एक IQ के लेवल है, कोई भी हमें चीजें अगर ढंग से समझाई जाए तो एक बार चीजें हमें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डिलीट होती हैं हमारे माइंड से। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि चीजों को पढ़ने में जितना हमें क्या फोकस करना, उससे कहीं ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि हम उसे कैसे बनाए रखें। उसका जिक्र मैं आगे करूंगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कैसे करना है आगे आपको। फिर नेक्स्ट है कि यदि मुख्यमंत्री उस सदन का सदस्य हो, मतलब यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं लेगा। तो आपको मैंने 3 आर्टिकल क्लियर किए, तीनों आर्टिकल फिर से रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग से मैंने शुरुआत कहां से की थी राष्ट्रपति की? मैंने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बात आर्टिकल 52 में कहा गया, और उसी राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और संघ का प्रमुख भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, क्योंकि उसकी शक्तियां इतनी विस्तारित नहीं है, इतनी प्रमुख नहीं है जितनी कि प्रधानमंत्री की है। इसलिए कहा जाता है हमारे देश का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है, अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाएगा तो वह प्रधानमंत्री होगा। दूसरा मैंने कहा कि 53 आर्टिकल 53 में क्या था? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित यह हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे किन व्यक्तियों का समूह है कि जो राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, और कौन शामिल नहीं होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, और यदि कोई मुख्यमंत्री किसी उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 55 देखते हैं फिर से। ठीक है, अब फिर से हम आ गए फर्स्ट पेज पे आ गए जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो मैंने बताया था आर्टिकल 52 ये हो गया, आर्टिकल 53 ये हो गया, आर्टिकल 54 ये हो गया। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि से तात्पर्य है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे 2 शब्दावलियों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ये बार बार हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे एक पहला शब्द यूज किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा शब्द किया जाता है एकल हस्तांतरित,
और कहीं कहीं एकल संक्रमणी का भी प्रयोग किया जाता है। अगर इन दो शब्दों को हमने अच्छे से समझ लिया तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो विधि है उसे समझना हमें आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान की तरीके से उसका वोट या उसका मतदान या उसका निर्वाचन किया जाएगा। सवाल उठता है, सर इसका यूज क्यों किया गया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है या एकल संक्रमणी का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे बुक्स में प्राय ये शब्द लिख दिया जाता है, उसको वहां से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और आपके दिमाग में हमेशा इस बात की ऊहापोह बनी रहती है कि आखिर है क्या, ये क्यों कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन विधि है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह हुआ कि जैसे आपको पता हो गया कि राष्ट्रपति का जो मतदान है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसमें संघ भी हिस्सा लेता है और राज्य भी हिस्सा लेता है। समझते हैं हम? उसमें संघ भी हिस्सा लेता है और राज्य भी हिस्सा लेता है। अब कहा गया, हमारे संविधान में इस बात को रखा गया कि राष्ट्रपति को जो मतदान करेंगे उसमें संघ और राज्य की भागीदारी जो है वह अनुपातिक रूप से रेशियो में बराबर होनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि होगी वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगी। क्या मैं समझा पाया आपको? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के संबंध में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि जो होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ संघ अर्थात केंद्र, राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व एक समान अनुपात में होगा। जो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, मतदान करेंगे, उनका जो अनुपात होगा वह अलग अलग नहीं होगा बल्कि एक ही अनुपात होगा। इसलिए कहा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। दूसरा है एकल संक्रमणी। जैसा कि आपको आगे बताया जाएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति को मतदान करते हैं जो जनता के द्वारा चुन के गए हैं, अर्थात उसमें जनता सीधे रूप से राष्ट्रपति को वोट नहीं देती। क्या कभी आपने सुना है आपके पेरेंट्स या आप खुद अगर 18 ईयर से ऊपर हैं कि कभी राष्ट्रपति को मतदान किया है या राष्ट्रपति को वोट दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि दो चीजों को हमें यहीं समझ लेना है कि सर ये प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। ऐसा निर्वाचन जिन्हें जनता सीधे रूप से चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट उसको वोट करती है। जैसे प्रधान का वोट, विधानसभा का वोट, लोकसभा का वोट, अर्थात सांसद को हम चुनते हैं, अर्थात हम विधायक को चुनते हैं। उसमें कौन चुनता है? हम और आप चुनते हैं, जनता चुनती है। आपके पेरेंट्स वोट देते हैं, आप वोटिंग करते हैं। इसका मतलब ये सब सारे चुनाव क्या होते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन होते हैं। अगर एक लाइन में समझना चाहिए कि सर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, ऐसा चुनाव या ऐसा मतदान जिसमें जनता सीधे रूप से डायरेक्ट भागीदारी करती है, ऐसे निर्वाचन को कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य यह होता है कि जहां जनता सीधे रूप से निर्वाचन नहीं करती है बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा किसी पर्सन का निर्वाचन अगर होता है तो हम यहां पर कहेंगे ये क्या निर्वाचन, कैसा निर्वाचन है? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। कैसा निर्वाचन है स्टूडेंट्स? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? वहां पर विधानसभा चुनती है। और कौन चुनता है? विधानसभा के अलावा लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और उनको कौन चुनता है? उनको चुनने का काम कौन करते हैं? उनको चुनने का काम हम और आप करते हैं। इसलिए कहा जाता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसलिए फिर से समझते हैं, तो राज्यों से कोई एक विधायक ही राष्ट्रपति को वोट करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूरे राज्य का प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? पूरा राज्य मतदान करने नहीं जा रहा है, उसकी तरफ से केवल एक विधानसभा से एक विधायक जाके मतदान कर रहा है। इसलिए कहा गया एकल हस्तांतरित या एकल संक्रमणी मतदान होता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति 55 पे मैंने क्या देखा कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि होगी वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणी या गुप्त मतदान। यहां दोस्तों गुप्त मतदान में सिद्धांता कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। क्योंकि व्यवहार में सबको पता होता है, पहले से डिसाइड होता है किसको वोट करना है, लेकिन सिद्धांता ये कहा गया है गुप्त मतदान के द्वारा ही इसका वोटिंग की जाती है। और उसके बाद इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद आती है इसकी पदा अवधि। क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं भले ही टाइम लगे,
हम एक बार चीजों को पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें हमें पलट के उसे दोबारा मत देखना हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आराम से क्वेश्चन को कर सकें, दूसरा हमसे पूछे तो स्पष्ट रूप से इसको हम समझा सके। पढ़ना हमें इस प्रकार से है। इसलिए आज तक इस वीडियो में केवल मैंने आर्टिकल 55 तक डिस्कशन किया और मेरी ये पढ़ना की रणनीति है, मैं लास्ट में रिवीजन जरूर करूंगा। अभी जाना नहीं दोस्तों आपको। अगर मेरे वीडियो में खासकर यही एक बात होगी कि आपको लास्ट तक रहने का फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरा वीडियो समझेंगे, लास्ट में पूरे सार को हम फिर से क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे मात्र 2 मिनट में, और वहीं से वीडियो मेरा कंप्लीट होगा। जैसे आर्टिकल 52 में मैंने क्या कहा, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में मैंने क्या कहा, उसकी कार्य एवं शक्ति का जिक्र किया। कार्य और शक्ति में मैंने क्या बताया कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन यहां कंफ्यूजन क्या होता है कि नाम मात्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा। और फिर मैंने आर्टिकल 54 के बारे में बताया। 44 में मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और आपके जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भी उसमें शामिल होंगे। और सबसे लास्ट में मैंने बताया कि इसमें कौन शामिल नहीं होगा, तो इसमें मैंने आपको बताया कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितनी भी कोशिश मैंने की, वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपका एक कमेंट हमें और थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने आकर डिस्कस कर सकूं और इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं प्रैक्टिस करा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।